हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और बात करेंगे इसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी के टॉपिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें डिस्कस करेंगे मीनिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनालिटी, डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी, व्यूज ऑफ सिगमंड फ्रॉइड एंड एलपॉट। तो फ्रेंड्स, अगर तो आप मेरे चैनल पर नए आए हों तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज मैं अक्सर आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ। और दूसरी बात यह है कि आप इस पेपर को थोड़ा सीरियसली लें, बिकॉज अक्सर देखा गया है कि 10 to 20% लोगों की सप्ली आती ही है इसमें हर बार। तो इसीलिए घबराने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन उतना लाइटली भी ना लें कि कुछ भी लिख लेंगे वहाँ पे। ऐसा नहीं होता है। अगर आपने पहले तैयारी करी होगी तब ही आप कुछ लिख पाएंगे। तो इसीलिए हर सेक्शन में से भले ही दो दो टॉपिक्स ही करिए, लेकिन अच्छे से उन दो टॉपिक्स को जरूर करिए। और यदि आपको नहीं पता है कि किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है। अगर आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए अब बात करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जब हम मॉडर्न एजुकेशन की बात करते हैं तो इसका एक एम ये भी है कि इंसान की पर्सनालिटी डेवलप हो। इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी है ये जानना कि पर्सनालिटी होती क्या है, क्या फैक्टर्स हैं जो पर्सनालिटी को अफेक्ट करते हैं। तो टीचर्स को इस चीज़ की समझ होनी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो मीनिंग क्या है पर्सनालिटी का? द टोटल इंटीग्रेशन ऑफ फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल एंड कैरेक्टर मेकअप ऑफ द इंडिविजुअल। यानी कि किसी भी इंडिविजुअल की किसी एक फैक्टर से हम पर्सनालिटी नहीं बता सकते। टोटल इंटीग्रेशन है उसके फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल, कैरेक्टर, यानी कि कॉम्प्लेक्स सेट है वेरियस फैक्टर्स का पर्सनालिटी। और ये हम किस चीज़ पे देख पाएंगे, किस बेसिस पे देख पाएंगे? उसके बिहेवियर, उसके एक्सपीरियंसेस, मैनर्स, यानी कि किसी के कोई भी इंसान कैसे बिहेव कर रहा है, उसका एटीट्यूड कैसा है चीज़ों के प्रति, वैल्यूज, बिलीव्स, एम्बिशंस, एस्पिरेशंस, किस चीज़ में इंटरेस्ट शो करता है, कैसी हैबिट्स हैं, सेंटिमेंट्स, टेम्परामेंट्स और बाकी ट्रेड्स, यानी कि और भी जो विशेषताएं होती हैं, उन सब के बेसिस पर इन सबको इंटीग्रेट करके ही किसी भी इंसान की पर्सनालिटी दिखती है या उभरती है। इन सब पॉइंट्स को आप थोड़ा और डिफाइन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा शॉर्ट में लेके ही चलूंगी ताकि कम समय में आपकी ज्यादा तैयारी हो सके। तो अब बात करते हैं इटमोलॉजिकल डेफिनेशन क्या है, यानी कि ये वर्ड आया कहाँ से। वर्ड पर्सनालिटी आया था लैटिन वर्ड पर्सोना से, जिसका मतलब होता है मास्क और ड्रेस, जो कि ग्रीक ड्रामा में एक्टर्स पहनते थे। लेकिन बाद में ये बोला गया कि ये क्या है, एक नैरो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पर्सोना क्या है, एक्सटर्नल है। लेकिन पर्सनालिटी की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ एक्सटर्नल बेसिस पर हम किसी की पर्सनालिटी को जज नहीं कर सकते, या ये नहीं बता सकते कि किसी की पर्सनालिटी अच्छी है या अच्छी नहीं है। पर्सनालिटी मिक्सचर है इंटरनल ट्रेड्स का भी और एक्सटर्नल ट्रेड्स का भी। तो अगर हम एक समेटिव मीनिंग लें तो पर्सनालिटी इज द सम टोटल ऑफ फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड सोशल ट्रेड्स ऑफ द इंडिविजुअल। या वुडवर्थ ने भी कहा है पर्सनालिटी इज टोटल क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल्स बिहेवियर, कि इंडिविजुअल का क्या बिहेवियर है, क्या उसके आइडियाज हैं, क्या थॉट्स है, वो किस तरीके से लोगों से बात करता है, या क्या उसकी सोच है। ये सारी बातें इंसान की पर्सनालिटी में आती हैं। जैसे कि अगर हम फिजिकल ट्रेड्स की बात करें तो किसी के हेल्थ, किसी की फिजिक कैसे है, जैसे कि अगर बंदा थोड़ा टॉल हैंडसम है तो ऑब्वियसली उसकी जो पर्सनैलिटी है थोड़ी इंप्रेसिव लगेगी। आउटर, यानी कि हम बात कर रहे हैं जब आउटर फैक्टर्स को भी हमें कंसीडर करना होता है, इनर फैक्टर्स को भी कंसीडर करना होता है, तो उसकी अपीयरेंस थोड़ी अट्रैक्टिव होगी। उसी तरीके से इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स की अगर हम बात करें तो अगर उसकी इमेजिनेशन, लर्निंग, थिंकिंग, रीजनिंग, ऑब्जर्वेशन, अटेंशन, मतलब ये सारी फैक्टर्स उसमें है, ये सारे ट्रेड्स उसमें है, तो पर्सनालिटी उभर के आएगी। एक स्मार्ट पर्सनालिटी हम कहेंगे कि उस इंसान में स्मार्ट पर्सनालिटी है। इमोशनल में आ जाता है, जैसे कि आपको पता हो कि कब कहाँ कितने इमोशंस यूज करने हैं, कब अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखना है, कब कहाँ कितना इमोशंस दिखाना है या नहीं दिखाना है, मतलब ये सारी बातें इमोशनल ट्रेट्स में आ जाती हैं। सोशल ट्रेट्स यानी कि सोशल बिहेवियर कैसा है, कैसी एडजस्टमेंट है। अगर कोई पर्सन में सोशल ट्रेट्स अच्छे हैं, यानी कि वो इजीली लोगों के साथ मिक्सअप हो जाता है, तो उससे क्या है कि अगर कोई अजनबियों के साथ भी उसे छोड़ा जाए तो वो आसानी से उनके साथ भी बातचीत करने लगेगा। तो उससे क्या है कि ऐसा लगता है कि उस इंसान की पर्सनालिटी काफ़ी
अच्छी है। तो ये सारे फैक्टर्स जब मिल जाते हैं तो उससे इंसान की पर्सनैलिटी उभर के आती है, यानी पता चलता है कि किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी कैसी है। फिर हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी की, पर्सनैलिटीज की क्या विशेषताएं होती हैं। हालांकि ये टॉपिक डायरेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास वहाँ पर कंटेंट नहीं है तब आप इस टॉपिक को ज़्यादा डिफाइन कर दीजिए, अदरवाइज थोड़ा बहुत एक एक दो दो पॉइंट में भी करेंगे तब भी सफिशियंट होगा। जैसे पहला पॉइंट इसमें आता है डायनेमिक। पर्सनालिटी क्या है? डायनेमिक है नेचर में, स्टैटिक नहीं है, एवर ग्रोइंग है, एवर डेवलपिंग है, एवर चेंजिंग है। जरूरी नहीं है कि जो इंसान आज शांत हो वो कल भी वैसा ही रहे। अगर किसी की पर्सनालिटी आज बहुत अच्छी है, आज वो उसमें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट उसकी बहुत अच्छी हो रखी है, वो बहुत सोशली बिहेव करता है, उसकी मॉरल वैल्यूज बहुत अच्छी है, ये बात जरूरी नहीं है कि आज से 10 साल बाद भी वो इंसान वैसा ही हो। डायनेमिक है, पर्सनालिटी चेंज होती रहती है। या अगर कोई आज बुरा है, आज कुछ बुरे काम कर रहा है, तो जरूरी नहीं कि वो सारी उम्र वैसा ही रहेगा। वो हो सकता है कि 10 साल बाद वो एक संत बन जाए या वो बहुत अच्छी कुछ काम करना शुरू कर दे। तो इसीलिए पर्सनालिटी क्या है? डायनेमिक है। यूनिक है, हर किसी की पर्सनालिटी यूनिक होती है। इवन आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं वो भी सिमिलर नहीं होते हैं, उनमें भी थोड़ा थोड़ा पर्सनल फ्लेवर होता है कि कुछ ना कुछ चीजें जो होंगी वो थोड़ी बहुत अलग होंगी, तो यूनिकनेस होती है पर्सनालिटी में। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइज्ड एंड इंटीग्रेटेड। पर्सनालिटी इंटीग्रेटेड वे में होती है। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक फैक्टर के बेसिस पर किसी की पर्सनालिटी बता देते हैं। इसमें फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल और बाकी फंक्शंस भी इक्वली वर्क करते हैं। तो पर्सनालिटी क्या है? एक इंटीग्रेटेड फॉर्म है। गोल डायरेक्टेड होती है पर्सनालिटी, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल एमलेस नहीं होता है, कोई ना कोई गोल होता है उसका। नेक्स्ट इज सोशबिलिटी। कोई भी इंसान जो होता है वो सोशल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को शेप करने की कोशिश करता है, अपनी पर्सनालिटी को शेप करने की कोशिश करता है कि जैसे एनवायरनमेंट में वो रह रहा हो, लोगों की एक्सेप्टेंस के लिए वो वैसा ही बनने की कोशिश करता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है सेल्फ कॉन्शियसनेस। अब पर्सनालिटी क्या है? सेल्फ कॉन्शियस है। अगर जैसे किसी को खुद के बारे में ही नहीं पता है, उसकी हम पर्सनालिटी के बारे में बात नहीं करते। जैसे हम जानवरों की पर्सनालिटी के बारे में बात नहीं करते कि अच्छा वो कुत्ता तो बड़ा स्मार्ट लग रहा था या कुछ, तो इस तरीके से हम बात नहीं करते। या फिर किसी छोटे बच्चे की, अगर कोई 2-3 महीने का बच्चा है जिसको खुद की ही समझ नहीं, जिसकी खुद की ही कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी की हम बात नहीं करते कि अच्छा वो 4 महीने का बच्चा था, वो बड़ा स्मार्ट लग रहा था, उसकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी थी। हम ऐसी बात नहीं करते हैं। तो पर्सनैलिटी क्या है? सेल्फ कॉन्शियस है, जिनमें खुद में समझ है, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, सोशली वो कैसे हैं, उसके बेसिस पर ही हम बताते हैं कि किसी की पर्सनैलिटी कैसी है। नेक्स्ट बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनैलिटी कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बायोलॉजिकल और हेरिडेटरी फैक्टर्स के बारे में। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आता है फिजिक। किसी भी इंसान की फिजिक कैसी है? फिजिक्स में क्या क्या आएगा? हाइट, वेट, फिजिकल डिफेक्ट्स है या नहीं, हेल्थ एंड स्ट्रेंथ। हाइट में अक्सर देखा जाता है कि जिन लोगों की हाइट थोड़ी छोटी होती है उनके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू दोज। अब देखिए, जितने भी हम फैक्टर्स की बात करेंगे जरूरी नहीं है कि वो हो, एक्सेप्शंस हो सकते हैं और होते हैं, लेकिन हम जनरल की बात कर रहे हैं कि ज्यादातर क्या होता है। तो जिनकी शॉर्ट हाइट होती है वो थोड़ा उनमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। वेट की अगर बात करें, सेम वही बात आ गई, जिसका थोड़ा ओवर वेट हो या फिर जो अंडर वेट हो, वो उनके फिर क्लास फेलोज उन्हें, उनके फ्रेंड्स उन्हें चिढ़ाते हैं, तो जिसकी वजह से उनके अंदर भी इंफीरियरिटी फीलिंग्स आ जाती हैं। यानी कि ये फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं किसी भी इंसान की पर्सनालिटी को। वहीं अगर किसी में कोई फिजिकल डिफेक्ट है, यानी कि आईसाइट वीक है, जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि जिनको चश्मे लगे होते हैं उन्हें डबल बैटरी सिंगल चार्ज कहते हैं, या कुछ ना कुछ चश्मिश वगैरह ऐसे नाम रखे होते हैं, जिसकी वजह से उस इंसान का कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो जाता है, तो उसकी पर्सनैलिटी उतनी उभर के नहीं आ पाती है, कहीं ना कहीं उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी डाउन चली जाती है। हेल्थ एंड स्ट्रेंथ की बात करें तो ऑब्वियसली जो इंसान हेल्दी रहता है, जिसमें अच्छा स्टैमिना, अच्छी स्ट्रेंथ है, वो थोड़े उसकी पर्सनैलिटी ज़्यादा अच्छी होगी एज कम्पेयर टू दोस्त जो थोड़े बीमार रहते हैं, उनकी पर्सनैलिटी थोड़ी अनबैलेंस्ड होगी। नेक्स्ट बात आती है इंटेलिजेंस की। अब जो इंसान इंटेलिजेंट है, यानी कि जिसमें अच्छी रीजनिंग है, अच्छा वो ऑब्जर्वेशन स्किल्स है, अच्छी इमेजिनेशन है, अच्छी थिंकिंग है, वो इंसान, उस इंसान की पर्सनैलिटी थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है, थोड़ी ज़्यादा उभर के आती है। सेक्स डिफरेंसेस की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि बॉयज जो होते हैं जनरली असर्टिव होते हैं, टफ माइंडेड होते हैं, विगरस होते हैं,
आउटडोर एक्टिविटीज में और मशीनरी वर्क में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, एडवेंचर्स को प्रेफर करते हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ गर्ल्स को देखें तो वो क्या है, उतने विगरस गेम्स में इन्वॉल्व नहीं होती हैं, थोड़ी क्वाइट होती हैं एज कम्पेयर टू बॉयज। और पर्सनल अपीयरेंस, मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी दिख रही हूँ, या वो कैसा दिख रहा था या दिख रही थी, इन सब चीज़ों में थोड़ा गर्ल्स का ज़्यादा इंटरेस्ट होता है एज कम्पेयर टू बॉयज़। फाइन आर्ट जैसे जो सब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ पे गर्ल्स ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाती हैं। अब यहाँ पर ये नहीं कि हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, हर किसी का अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग डिफरेंट टेस्ट होता है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इंसान की पर्सनालिटी को डेवलप करने में। अगर जैसे अच्छा नर्वस सिस्टम है, यानी कि सारे प्रॉपरली चीज़ें काम कर रही हैं, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ठीक है, मोटर एबिलिटी ठीक है, फिजिकल स्ट्रेंथ ठीक है, तो वो इंसान क्या है, इजीली किसी भी इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो सकता है और उसकी एक अच्छी पर्सनालिटी होगी। वहीं अगर कुछ इंजरी हो जाती है या नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो जाता है, कोई जो ऑर्गन वगैरह है या कोई भी चीज़ अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, तो वो पर्सनैलिटी को इफेक्ट करेगी। नेक्स्ट आती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल और मॉरल डेवलपमेंट में। किसी भी इंसान के इन सभी डेवलपमेंट्स में एंडोक्राइन ग्लैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर तो ये ग्लैंड्स अच्छे से काम कर रही हैं तो पर्सनैलिटी अच्छी ही बनेगी। लेकिन इनकेस कभी कभी क्या होता है, कोई बीमारी हो जाती है या किसी भी इफेक्ट की वजह से ये ग्लैंड्स अच्छे से काम नहीं करती हैं, तो फिर जो उसकी इंसान की पर्सनैलिटी है उस चीज़ को ये बात अफेक्ट करती है। अब ग्लैंड्स में हमारे पास एडर्नल ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, सेक्स ग्लैंड्स, इन सब के बारे में हम अगर टाइम है तो थोड़ा बहुत एक दो लाइन लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर टाइम नहीं है तो इतना भी लिखेंगे तो चलेगा कि अगर ये ग्लैंड्स अच्छे से काम कर रही हैं, जो इंजाइम्स इन्हें, जो हार्मोन्स इन्हें सीक्रेट करने हैं वो अच्छे से कर रही हैं, तब तो एक अच्छी पर्सनालिटी बनेगी। लेकिन अगर अच्छे से अपना काम नहीं कर रही है तो वो चीज़ अफेक्ट करेगी इंसान की पर्सनालिटी को। नेक्स्ट आते हैं सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, जिसमें आता है नेचुरल इन्वायरमेंट, कि नेचुरल इन्वायरमेंट कैसा है। जैसे कि जोग्राफिकल रीजन का भी फर्क पड़ता है कि कोई इंसान कैसा दिख रहा है, उसकी फिजिक पे फर्क पड़ता है। जैसे हम देखते हैं कि जो हिमाचल साइड के लोग होते हैं वो थोड़े ज़्यादा फेयर होते हैं एज कम्पेयर टू जो साउथ के लोग होते हैं, उनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क होता है। तो ये चीज़ों का भी फर्क पड़ता है। फिर उसके बाद फैमिली और होम, यानी कि फैमिली कैसी है। अब इसमें क्या सब फैक्टर्स आते हैं, ऑर्डर ऑफ बर्थ। हम अक्सर देखते हैं जो घर का बड़ा बच्चा होता है वो थोड़ा ज़्यादा अथॉरिटेटिव होता है, उसे होता है कि हर कोई मेरी बात माने, और उसे थोड़ा सा एक इन्फीरियरिटी भी रहती है कि छोटे बच्चे को कहीं ज़्यादा प्यार ना मिले, उसने मेरी जगह ले ली है, तो उससे फ़र्क पड़ता है। इसके बाद एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स कैसे हैं, रिजेक्टिंग है, लविंग है या निग्लेक्टफुल हैं, बच्चों को उसके काम में सपोर्ट कर रहे हैं या हर बार उसे नकारे ही जा रहे हैं या निकम्मा निठल्ला ही बोले जा रहे हैं, कैसे पेरेंट्स हैं, ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं। ब्रोकन होम्स, यानी कि अगर पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया है तो ये चीज़ें बहुत बुरा इम्पैक्ट डालते हैं किसी भी बच्चे की पर्सनालिटी पे या किसी भी इंसान की पर्सनालिटी पे। साइज ऑफ फैमिली, हम अक्सर देखते हैं कि अगर क्या है, न्यूक्लियर फैमिली में वो जो बच्चा रहता है वो सोशली इन्वायरमेंट में उतना ईजिली एडजस्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे दूसरों के साथ बात करने की, या न्यूक्लियर फैमिली में क्योंकि हर कोई अपने में ही बिजी रहता है, तो उसके पास क्या है, उसकी पर्सनैलिटी उतनी अच्छी नहीं हो पाती है, सोशल डेवलपमेंट उतनी अच्छी नहीं हो पाती है ज़्यादातर केसेस में। वहीं अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो वो इंसान एडजस्ट बड़ी जल्दी कर लेता है, तो ये फैक्टर अफेक्ट करता है। साइज ऑफ फैमिली तो जैसे हो गया। अब पेरेंटल फेवरेटिज्म, कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट्स एक बच्चे को थोड़ा ज़्यादा फेवर करते हैं, हालांकि उनके अपने रीजंस होते हैं कि ये छोटा है या इसको समझ नहीं है, लेकिन इंसान उस वक्त वो चीज़ समझ नहीं पाता है बचपन में, तो उस बात का भी उसकी पर्सनैलिटी पे अफेक्ट पड़ता है। फैमिली लाइफ पैटर्न, ओवर एम्बिशियस पेरेंट्स या फिर ओवर प्रोटेक्शन, कभी कभी क्या होते हैं, पेरेंट्स ओवर एम्बिशियस होते हैं कि अच्छा तुम्हें तो डॉक्टर ही बनना है, हालांकि बच्चे का बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना हो उस फील्ड में, लेकिन फिर भी उसे जब वो उस फील्ड की तरफ धकेलते हैं तो उस बच्चे की जो असली पर्सनैलिटी होती है वो डाउन चली जाती है, जिससे वो बच्चा भी क्या है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है, वो डिप्रेशन में भी जा सकता है। ओवर प्रोटेक्शन, कुछ पेरेंट्स क्या होते हैं अपने बच्चों को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं कि हमेशा जहाँ भी वो जाएंगे उनके साथ ही जाएंगे, या फिर हमेशा उनकी चिंता करते रहते हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बच्चे को एक लिमिट तक छूट भी मिलनी चाहिए कि हाँ वो अपना काम स्वयं कर सके। फिर आता है स्कूल। स्कूल किस तरीके से इफेक्ट करता है, स्कूल का करिकुलम कैसा है, कैसे टीचिंग मेथड्स हैं, किस तरीके से बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, क्या को करिकुलर एक्टिविटीज करवाई जा रही है, जैसे डिबेट, प्ले, ड्रामा, ये सारी चीज़ें अगर करवाई जाएंगी तो बच्चे की सोशल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, डिबेट्स वगैरह से
ये बेहतर होंगी, जिससे उसकी पर्सनैलिटी अच्छी बनेगी। टीचर्स की पर्सनैलिटी कैसे, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ टीचर्स जो होते हैं बहुत फ्रेंडली होते हैं, तो बच्चा भी उनसे वैसे ही चीजें सीखेगा। और कुछ टीचर्स जो होते हैं बहुत यानी कि ऐसे होते हैं कि कुछ अगर बच्चा पूछे तो उन्हें डांट फटकार लगा देते हैं, तो बच्चा वही चीज सीखेगा, उसमें इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा कि हाँ मैंने शायद कुछ गलत पूछ लिया होगा। तो टीचर के बिहेवियर का, टीचर की पर्सनालिटी का भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ये फैक्टर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इफेक्ट करता है किसी भी इंसान की पर्सनालिटी को। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जैसे नेबर्स, फ्रेंड्स, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमाज, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, कल्चरल इन्वायरमेंट। अब ये सारी चीज़ें भी थोड़ी ऑलमोस्ट सेम ही हैं और वहाँ पे इतना लिखने का टाइम भी नहीं होता है, इसलिए मैंने कहा कि आप एक बार देख ज़रूर लें कि किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि उससे आपको आइडिया लग जाएगा। अदरवाइज आप एक ही क्वेश्चन करते रह जाओगे, अगर सारे फैक्टर्स को एक्सप्लेन करने लग जाओगे। तो लिखने सब है, एक्सप्लेन कोई 2-3 कर दो जो आपको लगता है कि आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में होते हैं मोटिव्स। मोटिव बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इंसान की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, क्योंकि मोटिव से क्या है, यानी कि हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है कि क्या चीज़ हमें करनी है। फिर आ जाते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि उससे पता चलता है कि कोई इंसान क्या चीज़ करना चाहता है, उसका बिहेवियर को डायरेक्शन मिलती है। नेक्स्ट आता है एटीट्यूड। अब इंसान का किसी भी चीज़ के प्रति एटीट्यूड कैसा है, उसकी थिंकिंग कैसी है, उसके आइडियाज़ कैसे हैं, वो कैसे लोगों के साथ बात करता है, क्या पॉजिटिव एटीट्यूड है, चीज़ों को पॉजिटिवली देखता है या नेगेटिवली देखता है, उस चीज़ का पर्सनैलिटी पे फ़र्क पड़ता है। विल पावर कैसी है, यानी कि किसी भी कार्य को करने की इच्छा शक्ति कितनी है। जितनी ज़्यादा विल पावर होगी उतना ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंसान बनेगा, उतने अच्छे तरीके से वो अपने काम कर पाएगा। उसी तरीके से इमोशंस, क्योंकि इमोशंस का फिजिकल, मेंटल, सोशल हर हेल्थ पे इफेक्ट होता है। अगर इमोशंस अनप्लीजेंट होंगे तो वो पर्सनैलिटी पे एडवर्स इफेक्ट दिखाएगा। फिर आते हैं सेंटिमेंट्स। तो जो अच्छे कैरेक्टर का इंसान होता है, जिसको अपने थॉट्स के ऊपर कंट्रोल होता है, उसके क्या है, सेंटिमेंट्स पर भी कंट्रोल होता है, और यानी कि वो अच्छे तरीके से किसी भी काम को कर पाता है, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है इस चीज़ से। मेमोरी का फर्क पड़ता है, किसी की भी मेमोरी कितनी अच्छी है। अगर किसी की मेमोरी अच्छी होगी तो उसे हर इवेंट याद रहेगा, जिससे उसकी जो पर्सनैलिटी है वो अच्छी नजर आएगी। क्योंकि पुअर मेमोरी जो होती है वो इंसान को टायरसम और मैल एडजस्टेड बना देती है, वो इंसान उतनी इजीली एडजस्ट ही नहीं हो पाता है लोगों में। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं पर्सनालिटी को। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में। तो जैसे कि हमारे सिलेबस में सिगमंड फ्रॉइड के बारे में बात करी गई है, तो उन्होंने कहा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सप्रेशन है सम बेसिक सेक्सुअल अर्ज, जिसको लिबिडो कहा जाता है, जो कि इन स्टेजेस से आती है। तो अगर हम सिगमंड फ्रॉइड की व्यूज की बात करें तो उन्होंने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दी है, जो कि पर्सनालिटी को अफेक्ट करती हैं, जिनके बेसिस पर इंसान की पर्सनालिटी बनती है। तो इसमें 5 स्टेजेस हैं। ओरल स्टेज, जो कि बर्थ टू 2 ईयर्स में होती है, जिसमें कहीं कहीं पे ये 0 यानी कि बर्थ टू 1.5 ईयर भी दिया होता है। तो वो हर बुक के हिसाब से थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन अगर आप 2 ईयर्स भी लिखेंगे तो वो भी गलत नहीं होगा। अब इसमें क्या है, ओरल, यानी कि बच्चा सिर्फ ओरल चीज़ों के बेसिस पर ही प्लेजर सीख करता है, जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग, चूइंग। आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा क्या है, कुछ भी चीज़ अगर आप उसे दो तो वो उसे मुंह में डाल लेता है, तो वो वही उसका काम होता है बर्थ टू 2 ईयर्स में। इन्हीं एक्टिविटीज से उसे प्लेजर मिलता है, माउथ रिलेटेड जो काम होते हैं। फिर उसके बाद आती है, अब इस स्टेज में इद आ जाता है। इद, ईगो, सुपर ईगो हम अभी समझेंगे, तो आपको ये सारी चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। फिर आती है एनल स्टेज, जो कि 2 to 3 ईयर्स होती है। अब एनल यानी कि यूरिनेशन वगैरह से बच्चा जो है वो प्लेजर गेन करता है। फिर आती है फेलिक स्टेज, जो कि 3 to 5 ईयर्स में होती है, कहीं कहीं पे ये 3 to 6 ईयर्स भी लिखा होगा। इसमें बच्चे में ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स आ जाता है। ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स एक दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको अक्सर देखने को मिलती हैं। ऑडिपस यानी बॉयज का अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन, जैसे कि बॉयज का गर्ल्स की तरफ अट्रैक्शन, या आपने अक्सर देखा होगा जो बॉयज होते हैं वो अपनी मदर्स को लेकर बहुत ज्यादा पोजेसिव होते हैं, तो वो चीज होगी। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स यानी कि गर्ल का फीमेल चाइल्ड का मेल के प्रति अट्रैक्शन, जैसे गर्ल्स जो होती हैं वो अपने पापा को लेके बहुत ज्यादा पोजेसिव होती है, कोई उन्हें कुछ कहे तो वो उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। लेटेंसी स्टेज होती है जो कि 5 to 12 ईयर्स में होती है, जिसमें सारी चीजें लेटेंट में चली जाती है, यानी कि
स्कूल एज होती है, लेटर चाइल्डहुड होता है, बच्चे के पास इतने सारे काम होते हैं करने के लिए, नया नया उसको स्कूल जाना शुरू करता है, इतनी सारी एक्टिविटीज में होता है वो, तो इसीलिए इसे लेटेंसी स्टेज कहा जाता है। नेक्स्ट आती है जेनिटल स्टेज, जो कि एडोलसेंट एज से लेके लाइफ टाइम रहती है। अब यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है टुवर्ड्स डिफरेंट स्टेजेस, जो कुछ भी अभी तक सीखा है वो सारी चीजें इस स्टेज को अफेक्ट करती हैं। जो भी एडोलसेंट एज की एक्टिविटीज होंगी वो सारी इस स्टेज में आती हैं। इसी चीज पर सिगमंड फ्रॉइड ने थ्योरी दे रखी थी पर्सनालिटी की, जिसमें उन्होंने कहा कि पर्सनालिटी 3 एलिमेंट से बनी है, इड, ईगो, सुपर ईगो। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आप इस टॉपिक को देख सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, 3 एलिमेंट्स के, इड, ईगो, सुपर ईगो। हर ये जो एलिमेंट है, हर ये जो कंपोनेंट है, ये अपना काम करता है और मिलके काम भी करता है। इसका मतलब हर किसी के अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अपना मैकेनिज्म है, लेकिन जब ये सारे कंपोनेंट्स इंटरैक्ट करते हैं, उसी का आउटकम क्या होता है, ह्यूमन बिहेवियर, कि कोई इंसान कैसे बिहेव करता है, कैसे सोचता है, कैसे बात करता है, क्या उसका नजरिया है, वो इन्हीं 3 कंपोनेंट से इफेक्टेड है। यानी कि पर्सनैलिटी जो है इन्हीं 3 कंपोनेंट से मिलकर बनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इड की। इड ऐसा कंपोनेंट है पर्सनैलिटी का जो कि बर्थ से ही प्रेजेंट है, यानी कि जन्म से ही उसमें इड की जो बातें हैं वो आ जाते हैं। अनकॉन्शियस है नेचर में, इलॉजिकल है, यानी कि अनकॉन्शियस माइंड में जो एक्टिविटीज हैं वो सारी इड में आती हैं। इलॉजिकल है, कोई लॉजिक नहीं है, जो इद कहेगा उसमें जरूरी नहीं है कि कोई लॉजिक हो, कुछ भी बात होगी। वो बीस्ट है, डोमिनेटेड बाय प्लेजर प्रिंसिपल, जिस चीज में मजा आ रहा है इद को वो चीज चाहिए। जितने भी हमारे रिप्रेस डिजायर्स हैं, फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, यानी कि लिबिडो, यानी कि जो भी सेक्सुअल अर्जेस हैं, जो भी चीज इंसान पाना चाहता है, वो सारे का रिजर्वॉयर है ये इड। हो सकता है कि आपको अभी उतने अच्छे से समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन जब मैं लास्ट में आपको ये एक एग्जाम्पल दूंगी तो आपको ये सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी और आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है ईगो। ईगो क्या है, कॉन्शियस भी है, अनकॉन्शियस भी, यानी कि कुछ चीजें कॉन्शियसनेस में होती है, कुछ अनकॉन्शियस यानी कि अचेतन मन में होती हैं, लेकिन लार्जली ये कॉन्शियस ही होता है। लॉजिकल होता है, यानी कि ईगो जो भी बात करेगा वो रियलिटी को देख के करेगा कि क्या रियल एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं। मीडिएटर की तरह काम करता है। कभी भी जब इड और सुपर ईगो, यानी कि इड और सुपर ईगो ना दो टोटली समझ लीजिए आप डिफरेंट चीजें हैं, और जब भी इनमें कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जो ईगो होता है वो मीडिएटर की तरह काम करता है, यानी कि एक पुलिसमैन की तरह काम करता है, उनको शांत करवाता है और एक बीच का रास्ता दिखाता है ये। इसीलिए इसे चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द माइंड भी कहा जाता है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द माइंड कौन है, ईगो सुपर ईगो में से, तो ईगो है जो कि पुलिसमैन का कार्य करता है। नेक्स्ट आता है सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है सोशियबिलिटी एंड मोरालिटी का, कि जो इंसान के अंदर सोशल एक्टिविटीज हैं, अच्छे वैल्यूज हैं, उनका रिप्रेजेंटेटिव है। गाइडलाइंस देता है जजमेंट्स के लिए। आइडियल सेल्फ है, यानी कि एक इंसान के अंदर जो संत वाली सारी एक्टिविटीज होती है ना वो सुपर ईगो में आती हैं। मॉरल कॉन्साइंस को ये रिप्रेजेंट करता है। तो अब जो इस टॉपिक की एक समरी सी है उससे सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। जैसे एक क्या है, प्राइमरी बायोलॉजिकली कंडीशन है, जन्म से ही इंसान में वो सारी चीजें हैं। लिबिडो, यानी कि जो जन्म से इच्छाएं हैं। ईगो क्या है, प्राइमरी कंडीशन है, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट जैसा मिलेगा उस हिसाब का इंसान का ईगो होगा, यानी कि उस हिसाब से वो चीजों का प्रति डिसीजन लेगा। सुपर ईगो क्या है, प्राइमरी सोशियोलॉजिकली और कल्चरली कंडीशन, कैसा उसका सोशल एनवायरनमेंट रहा है, कैसे उसकी कल्चरली कंडीशनिंग हुई है, उन बेसिस पर इंसान का सुपर ईगो काम करेगा। अब यहाँ पे ईगो सुपर ईगो का मतलब वो नहीं है जो जनरली हम समझते हैं, यहाँ पे डिफरेंट मीनिंग है। यहाँ पे सुपर ईगो अच्छी चीज को कहा गया है। अब देखिए, एक क्या कहते हैं, इट इज एनिमल विद इन मैन। अगर हम एक लाइन में इस चीज को समझें तो इट क्या है, इंसान के अंदर जानवर, यानी कि उसे हर चीज चाहिए, जो चीज उसने बोल दी कि मुझे चाहिए वो उसे लेनी ही है। ईगो क्या है, मैन विद इन मैन, कि इंसान के अंदर का इंसान जो रियलिटी को देख के, रियल कंडीशंस को देख के डिसीजन लेगा। सुपर ईगो क्या है, गॉड विद इन मैन, कि इंसान के अंदर का संत, जो भगवान है इंसान के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल से आपको सारा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि कोई बच्चा मान लीजिए मार्केट जाता है, तो वो देखता है कि किसी और बच्चे के पास एक बड़ा ही अच्छा खिलौना है, तो उसको भी मन है कि उसके पास वो खिलौना हो। तो अब देखिए यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स जो पर्सनालिटी के सिगमंड फ्रॉइड ने बताया वो कैसे काम करेंगे। जो इड है वो क्या है, एनिमल है, यानी कि वो चाहेगा कि जो तुझे चीज तुझे चाहिए वो तू ले ही ले।
तो वो क्या उसको सलाह देगा कि ऐसा करो कि तुम उस बच्चे को मारो पीटो या किसी भी तरीके से उससे वो खिलौना छीन लो। ये चीज इद बोलेगा, ठीक है, कि किसी भी तरीके से हुक और क्रुक तुम्हें वो खिलौना लेना ही है, उस बच्चे को मारो या चुरा लो या कुछ भी ऐसा कर लो कि वो चीज तुम्हारे पास आ जाए। फिर उसके बाद सुपर ईगो जो है, सुपर ईगो क्या है, इंसान के अंदर का भगवान, तो भगवान तो अच्छी चीजें ही सिखाएंगे ना, तो सुपर ईगो से सिखाता है कि नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है, तुम्हें किसी की चीज नहीं लेनी चाहिए और ये खिलौना तुम्हें चाहिए भी नहीं, तुम इसे मत लो, ठीक है। अब इंसान तो इंसानों की तरह ही बिहेव करेगा ना, भगवान की तरह बिहेव नहीं कर सकता। तो इन दोनों के बीच में जब झगड़ा हो गया है तो कौन सुलझाएगा उस झगड़े को? ईगो। क्योंकि ईगो क्या है, मैन विद इन मैन, इंसान के अंदर का इंसान। वो क्या बताया था मैंने आपको, मीडिएटर है, पुलिसमैन है, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर है। यानी कि इन दोनों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हो गई है, एक बोल रहा है ले ले, सुपर ईगो बोल रहा है रहने दे, उसके लिए वो एक बीच का रास्ता दिखाएगा। बीच का रास्ता क्या होगा कि ईगो बोलेगा कि ऐसा कहते हैं कि चलो हम भी ये खिलौना ले लेते हैं, किसी और शॉप से ले लेते हैं, अगर ये नहीं मिला तो इसके जैसा कुछ और ले लेते हैं, कि उस बच्चे से छीनना भी गलत है और अब खिलौना लिया ही ना जाए ये भी गलत बात है, मन है तो लेना तो चाहिए खिलौना। तो ऐसा ही कोई खिलौना हम किसी और दुकान से ले लेते हैं। तो इस तरीके से ईगो क्या है, ईद और सुपर ईगो दोनों की लड़ाई खत्म करवा देता है और क्या है, पुलिसमैन की तरह काम करता है। सो आई होप आपको ये अब थोड़ा क्लियर हो गया हो, बाकी एक बार आप अच्छे से खुद पढ़ेंगे तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपकी सिलेबस में है वो है एलपोर्ट्स थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट्स। एलपोर्ट ने क्या कहा था कि जो भी इंसान की पर्सनालिटी होती है वो उसके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस जो होते हैं और जो करंट एनवायरनमेंट जो होता है उसके इंट्रैक्शन की वजह से होती है। बहुत ही छोटे से थ्योरी है इनकी। इन्होंने 3 ट्रेट्स की बात करी, कार्डिनल ट्रेट्स, सेंट्रल ट्रेट्स एंड सेकेंडरी ट्रेट्स। कार्डिनल ट्रेट्स में इन्होंने कहा कि जो डोमिनेटिंग ट्रेट्स होते हैं जो कि इंडिविजुअल के बिहेवियर को शेप करते हैं, इसलिए इन्हें मास्टर ट्रेट्स भी कहा जाता है। डोमिनेटिंग ट्रेट्स यानी कि जो किसी इंसान में बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी के बारे में एक शब्द ही बोलूं तो आपको उस इंसान के बारे में पता चल जाए, तो वो क्या हो गया, उस इंसान का कार्डिनल ट्रेट हो गया। जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ महात्मा गांधी, आपके दिमाग में क्या वर्ड आएगा, अहिंसा। अगर मैं बोलती हूँ सत्यवादी, तो आपके दिमाग में क्या वर्ड आएगा, राजा हरिश्चंद्र जी का नाम आएगा। अगर मैं बोलती हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम, तो आपके दिमाग में श्री राम जी का नाम आएगा। यानी कि कुछ ऐसे ट्रेड्स जो इंसान की पर्सनैलिटी में डोमिनेटिंग है, यानी कि अगर मैं एक ट्रेड की ही बात करूं तो आपको उस इंसान के बारे में पता चल जाए। नेक्स्ट आते हैं सेंट्रल ट्रेड्स, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो किसी भी इंसान की पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करते हैं। ये इंपॉर्टेंट ट्रेड्स होते हैं लेकिन डोमिनेटिंग नहीं होते हैं। अब हर बंदे में 5 से 10 सेंट्रल ट्रेड्स होते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस, शाइनेस, ऑनेस्टी। अब जैसे कि हम बोलते हैं इंटेलिजेंस, अब इंटेलिजेंस तो बहुत से लोगों में हो सकती है, ये डोमिनेटिंग तो नहीं है ना। शाइनेस ये भी कुछ लोगों में हो सकते हैं, कुछ में हो सकता है ना हो। ऑनेस्टी, काइंडनेस, ब्यूटी, यानी कि ऐसे ट्रेड जो हर किसी में हो सकते हैं और ऐसे 5 to 10 ट्रेड्स हर बंदे में होते हैं, उसे हम सेंट्रल ट्रेड्स कहते हैं, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स है किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी को बनाने के लिए। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी ट्रेड्स। सेकेंडरी ट्रेड्स होते हैं जो कि कभी कभी नजर आते हैं, समटाइम्स रिलेटेड टू एटीट्यूड्स और प्रेफरेंसेस। ये किसी सर्टेन सिचुएशंस में ही नजर आते हैं, कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस के अंदर ही। फॉर एग्जाम्पल कि हो सकता है कि कोई एक बंदा हो जो हमेशा शांत रहता हो, लेकिन कभी उसका मूड अच्छा ना हो और आप उससे बात कर रहे हो, वो अचानक से आप पर चिल्लाने लगे, तो आप तो यही सोचेंगे ना कि ये बंदा अच्छा नहीं है। लेकिन वो किस में आएगा, सेकेंडरी ट्रेड में, यानी कि वो उसका यूजुअल बिहेवियर नहीं है, वो उसका यूजुअल ट्रेड नहीं है। लेकिन अगर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, कोई सिचुएशन ऐसी होती है, कोई कंडीशन ऐसी होती है, तो वो इंसान उस तरीके से बिहेव कर सकता है। जैसे कि अगर एक फ्रेंडली पर्सन को क्या है, आप परेशान करते हो या किसी वजह से वो परेशान है, तो अगर वो गुस्सा हो जाता है तो वो उसका क्या हो गया, सेकेंडरी ट्रेड्स। कि किसी किसी सिचुएशन में भले ही वो कितना ही शांत, कितना ही हंसमुख क्यों ना हो, किसी सिचुएशन में वो इस तरह से भी बिहेव कर सकता है। तो एलपोर्ट ने यही 3 ट्रेड्स बताए जो कि किसी भी इंसान की पर्सनालिटी को दर्शाते हैं, या किसी भी इंसान की पर्सनालिटी इन 3 ट्रेड से मिलकर बनी है। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर करें, बिकॉज उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और नई वीडियोस लेके आऊँ। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस।